आज का वीडियो प्रपोर्शन टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको हम लोग हिंदी में समानुपात भी कहते हैं और ये बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज प्रपोर्शन में हम लोग क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो पहला, प्रपोर्शन क्या होता है। सेकंड, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट यह होता है कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन का डेफिनेशन क्या होता है। रिलेशन shows equality of two ratios is called proportion। क्लियर। पहला पॉइंट क्या है, दो रेशो होना चाहिए, दो रेशो होना चाहिए, टू रेशियो आर नेसेसरी। और उन दोनों के बीच में आपको क्या चेक करना होता है, क्या रिलेशन देखना होता है, इक्वालिटी। इक्वालिटी आपको देखनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो होता है वो होता है इन प्रपोर्शन फोर टर्म्स आर कंपल्सरी और नेसेसरी। इसका मतलब है कि चार टर्म्स रहेंगे। हिंदी में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि टर्म्स का जो मतलब होता है, ये जो टर्म्स होता है, ये टर्म्स का जो मतलब होता है उसको हिंदी में हम लोग पद बोलते हैं। मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम फोर टर्म्स आर कंपल्सरी और नेसेसरी। ठीक है। अब ये फोर टर्म्स कौन कौन से होंगे वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। थर्ड पॉइंट जो होता है, इफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, इफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स इज इक्वल टू थर्ड एंड fourth terms is called proportion, तो और क्या हो गया, proportion का एक नया डेफिनेशन क्या हो गया। इन अदर हैंड द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स इज इक्वल्स टू थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स इज कॉल्ड proportion। क्लियर। तो ये तीन चीजें जरूरी है कि पहला पॉइंट, अगर दो रेशियो के बीच में अगर इक्वालिटी का रिलेशन शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। प्रपोर्शन में कितने टर्म्स नेसेसरी हैं, फोर टर्म्स रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, कंपलसरी है। और सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स इक्वल होता है थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स के, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रपोर्शन बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, ए बी सी एंड डी, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। A is to B proportionate C is to D. A is the first term, B is the second term, A is the first term, B is the second term, C is the third term and D is the फोर्थ टर्म। तो ये चार टर्म्स आपको दिख रहे हैं। अब इसमें सेकेंड और जो थर्ड टर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल और मीन टर्म्स बोला जाता है। और ये जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल टर्म्स। ठीक है। तो दिस इज साइन फॉर प्रपोर्शन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन, ए इज टू बी आर इक्वल टू सी इज टू डी। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकेंड टर्म जो होता है इक्वल होता है थर्ड और फोर्थ टर्म के। तो ये मैंने आप लोगों को बताया प्रोपोर्शन का डेफिनेशन। डेफिनेशन में बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि जितने टर्म्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है। तो देखिए,
फर्स्ट और फोर्थ जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल टर्म्स बोला जाता है, और सेकेंड और जो थर्ड टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल और मीन टर्म्स बोला जाता है। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कि उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स, और ऑब्जेक्टिव, ये 3 पॉइंट्स आपको जानना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे, जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल बनाएंगे, दैट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है 4 टर्म्स आर कंपल्सरी। क्लियर, 4 टर्म्स आर कंपल्सरी, 4 टर्म्स आर कंपल्सरी। ठीक है, सेकेंड जो होता है, ये जो 4 टर्म्स होते हैं, ये जो 4 टर्म्स आपको दिखाई देते हैं, उनके बीच में जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना जरूरी नहीं है। दैट मीन्स सेम properties are not compulsory for all terms। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज आर नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल टर्म्स, जितने भी टर्म्स है उनके बीच की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होना जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट होता है, अब भाई प्रोपोर्शन के लिए 2 रेशियो जरूरी है। ठीक है, तो आपको जो थर्ड पॉइंट होगा, जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या थर्ड प्रॉपर्टीज जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर फर्स्ट और सेकेंड टर्म किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, देन थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स शुड बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर, फर्स्ट और सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म जो होता है अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, तो थर्ड और एंड फोर्थ टर्म भी जो होना चाहिए वो भी किसमें होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जस्ट अपोजिट, इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स should be in decreasing order. This is the third characteristics. And the fourth one, it is a very important, fourth one जो है वो बहुत important है, वो है product of external terms is equal to product of mean टर्म्स और इंटरनल टर्म्स। तो ये 4 पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही, इस प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन कर लिया कि प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन को उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रोपोर्शन का टाइप्स क्या होता है। ठीक है, जनरली हम लोग 3 टाइप के प्रोपोर्शन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सेकेंड होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, थर्ड होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, और एक फोर्थ आइटम आपको पढ़ना होगा वो होगा कंपाउंड रेशियो। अगर आपसे टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन पूछेगा तो ये 3 टाइप के ही प्रोपोर्शन होते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है।
मगर प्रोपोर्शन चैप्टर के लिए ये कंपाउंड रेशियो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, सॉरी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। इफ द रेशियो ऑफ second and if the ratio of second and third quantity equal to third and fourth quantity, it is called continued ratio, continued proportion, sorry, continued proportion, clear, continued proportion। अब इसमें मैंने लिखा क्या है, इन द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड क्वांटिटी दिस इज इक्वल टू थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें 4 टर्म्स होने चाहिए, किसमें, प्रोपोर्शन में। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर हम लोग एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। क्लियर? अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड थर्ड दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन। क्लियर? तो हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म is to third term proportionate is equal to third and fourth, third term and fourth term। क्लियर? अब हमारे लिए सेकेंड टर्म क्या है, B, थर्ड टर्म इज C, प्रोपोर्शनेट C is to D। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए कंटिन्यूड रेशियो, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये बार बार कभी गलत से प्रोनाउंसिएशन में रेशियो निकल जा रहा है तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्लियर? समझ में आया? अब इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में एक नई थ्योरी क्या निकलती है, मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था तो फोर्थ क्या बताया था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स। ये एक्सटर्नल टर्म्स है, एक्सटर्नल टर्म्स, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट दैट मीन्स बी इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स और इंटरनल टर्म्स से सी इंटू सी। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर आर इक्वल्स टू बी इंटू डी। ये जो जितनी भी थ्योरी मैं बता रहा हूं आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन, ये जब हम लोग प्रैक्टिकल बनाएंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सबकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड में चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये देखिए जितने भी प्रोपोर्शन है उसके बारे में मैंने बताया कि 2 रेशियोज आर कंपलसरी, ठीक है। फर्स्ट रेशियो और सेकेंड रेशियो, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर फर्स्ट जो रेशियो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेकेंड भी क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे। देखिए अब मैं सेकेंड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज फॉर सेकेंड। प्रोपोर्शन में दो रेशियोज आर कंपलसरी, नो 4 टर्म्स आर कंपलसरी, ठीक है। अब फर्स्ट रेशियो हो गया और ये सेकेंड रेशियो हो गया। फर्स्ट रेशियो अगर किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और सेकेंड भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, नाउ इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जस्ट इसका अपोजिट, if the first ratio are in decreasing order
ठीक है, तो सेकेंड रेशियो भी क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान है। अगर 10 आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 100 रुपए है, कॉस्ट ऑफ एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल्स इज ₹100। ठीक है, 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 100 रुपीज है। ठीक, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट कितना होगा, 20 आर्टिकल का कॉस्ट इज 200 रुपीज। देखिए ये बढ़ रहा है, 10 आर्टिकल पहले था, अभी कितना हो गया 20, ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, पहले 100 रुपए था, अभी कितना हो गया 200। ठीक है, दिस इज फर्स्ट रेशियो एंड दिस इज सेकेंड रेशियो। फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेकंड भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेकंड भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। नाउ इट इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज द थर्ड, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में भी वही है, दिस इज द फर्स्ट रेशियो, थोड़ा सा ध्यान देंगे, और दिस इज सेकेंड रेशियो। डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर फर्स्ट रेशियो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, फर्स्ट रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सेकेंड रेशियो किस में हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। The first ratio are in increasing order and the second ratio are increasing order. Now it is also known as inverse proportion. Just opposite हो जाएगा। देखिए पहला इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेकंड किस में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता, फर्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता तो सेकंड क्या होता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता। देखिए अपोजिट है, देखिए यहां फर्स्ट रेशियो इंक्रीजिंग है तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मगर इसमें देखिए फर्स्ट इंक्रीजिंग है तो सेकंड किस में है, डिक्रीजिंग में है। अपोजिट हुआ, यहां फर्स्ट डिक्रीजिंग में है तो ये सेकंड क्या है, इंक्रीजिंग में है। अब इसका मैं एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा। Ten men complete a work for 60 days। 10 आदमी एक काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लगाते हैं, 60 दिन लगाते हैं। ठीक है, 20 men complete a same work for 30 days। देखिए 10 आदमी थे तो 60 दिन लगता था एक काम को खत्म करने में। अगर 20 आदमी हो जाते हैं तो काम को खत्म करने में कितने दिन लगता है, 30 डेज लगता है। क्या हमारा थ्योरी फुलफिल करता है? फर्स्ट रेशियो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेकंड डिक्रीजिंग में होना चाहिए, या फर्स्ट डिक्रीजिंग में है तो सेकंड इंक्रीजिंग में होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए 10 मैन 20, मतलब ये क्या है, इंक्रीजिंग में है। ये देखिए फर्स्ट इंक्रीजिंग, फर्स्ट रेशियो आर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सेकंड क्या हुआ, देखिए डिक्रीजिंग में है। ये 60 है और ये 30 है, इन दोनों ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो रेशियो जो दिया हुआ है वो किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का है, या फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, या फिर वो इनवर्स प्रोपोर्शन का है। कितने रेशियो होने चाहिए, 2 रेशियोज होने चाहिए, और वो 2 रेशियो के बीच से 2 रेशियो के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे दिस इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। और उसके बाद जो लास्ट बचता है वो होता है कंपाउंड रेशियो। दिस इज नॉट टाइप ऑफ प्रोपोर्शन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपाउंड रेशियो।
जस्ट लाइक अ मैथड, ठीक है, कंपाउंड रेशियो इज अ मैथड। कंपाउंड रेशियो क्या है? एक मैथड है। कंपाउंड रेशियो मैथड is important to solve two ratio or more than two ratio, दो से जब दो रेशो दिया हो, ठीक है, या दो से जब ज्यादा रेशो दिया हो, उसको सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा रेशो दिया रहता है तो उसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेशियो। मैं एग्जांपल देता हूं तो आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज कि आपके पास दो से ज्यादा रेशो के एग्जांपल को हम लोग चूज करते हैं, ठीक है। For example, 1:2, this is the first ratio, 3:4, this is the second ratio, और 5:6, this is the third ratio, ठीक है। अब ये तीन रेशियो दिया है तो आपको कंपाउंड रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होगा, न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करना होगा? दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? यहां 1 है, देखिए 1, दिस इज फर्स्ट टर्म अगेन इज द सेकेंड रेशियो 3 इंटू फर्स्ट टर्म ऑफ थर्ड रेशियो 5, नाउ इट इज कॉल्ड 15। क्लियर? सेम प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म और सेकेंड टर्म लिख दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म इज 2 इंटू 4 इंटू 6। ये देखिए सेकेंड टर्म में यहां 2 है, यहां 4 है और यहां 6 है, ठीक है। 6 4 जा 24 और इंटू 2 48। नाउ प्रोडक्ट रेशियो, सॉरी कंपाउंड रेशियो इज इक्वल टू 15:48, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोपोर्शन की थ्योरी। अब प्रोपोर्शन याद रखेंगे, प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए ये थ्योरीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए रहते हैं, अगर आप वीडियोस देखते हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करें। और मेरा इट इज पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू। चलिए आगे हम लोग अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि प्रोपोर्शन चैप्टर से रिलेटेड है। और मैं आप लोगों को यह बता दूं कि क्वेश्चंस आप लोगों को लिंक में दे दूंगा, आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा क्वेश्चन का, आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। सॉल्व करने के लिए दिया है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज 2:3 proportionate x is to 6. This is the first one. Second one, 0.5 is to 1.5 proportionate 6 is to x। ये दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखेंगे। अब इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपर्टीज क्या क्या बताई है। मैंने आपको बोला कि प्रॉपर्टीज आपको मालूम होना चाहिए, डेफिनेशन आपको मालूम होना चाहिए, आपको जो टाइप्स ऑफ रेशियो है उसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे एग्जांपल मैंने दिया, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स,
in this question again to find out the value of x in question 2. क्लियर? अब कौन सी थ्योरी अप्लाई होगी इसमें? आप प्रॉपर्टीज वाला याद कीजिए, मैंने एक थ्योरम मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टीज वाला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स. ठीक है. अब इंटरनल टर्म्स कौन सा है और एक्सटर्नल टर्म्स कौन सा है ये भी मैंने आप लोगों को बताया है. ये फर्स्ट टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो फर्स्ट और फोर्थ क्या होता है? वो एक्सटर्नल टर्म्स होता है. ठीक है. तो यहां क्या हो जाएगा 2 into 3 अकॉर्डिंग टू थ्योरी. ठीक. आर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स और मीन टर्म्स. वो कौन से होते हैं? सेकेंड और थर्ड. ये दोनों कौन से होते हैं? मीन टर्म्स होते हैं या इंटरनल टर्म्स होते हैं. उसकी वैल्यू क्या है? 3 into x. तो क्या हो जाएगा 3x is equals to 6. Now x are equals to 6 divided by 3 are equals to 2. ठीक है. क्लियर? समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन तो आपका हो गया. सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देखते हैं, फिर से ये थ्योरी इंप्लीमेंट करते हैं. ये और लिख दिया मैंने. एंड क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. अगेन प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स. तो एक्सटर्नल टर्म्स कौन कौन सा है? 0.5 into x आर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स. इंटरनल टर्म्स इन दिस क्वेश्चन 1.5 into 6. क्लियर? Now x are equals to 1.5 into 6 divided by 0.5. हमेशा आप लोगों को मैं वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप प्रैक्टिकल्स बनाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो कैलकुलेटर साथ में रखिए. 1.5 into 6 divided by 0.5 is equals to 18. ठीक है. मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 7 and 28. फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल. आपको क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया है? 7 and 28. ठीक है. अब मीन प्रोपोर्शनल आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है. मीन प्रोपोर्शनल के लिए आप कौन सा थ्योरी यूज करेंगे? ठीक है. मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपको थ्योरी यूज करना होगा, वो है फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक है. उसमें क्या थ्योरी होती है? सेकेंड टर्म्स, सेकेंड एंड थर्ड. किसका? एक रेशियो का सेकेंड एंड थर्ड जो क्वांटिटी होती है, थर्ड एंड फोर्थ क्वांटिटी के इक्वल होती है. उस समय मैंने क्या बताया था? अगर सपोज कीजिए आपके पास 4 टर्म है, 1 2 3 एंड 4. तो सेकेंड और थर्ड दैट मीन्स B is to C. ठीक है. प्रोपोर्शनेट थर्ड एंड फोर्थ दैट मीन्स C is to D. क्लियर? अब आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा है. मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब ये दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है. दैट मीन्स 7 is the first term, the value of first term, and 28 is the value of fourth terms. क्लियर? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखिए आपको बोला क्या है? टू फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शनल इफ 7 and 28. तो 7 कौन सा टर्म्स होगा? फर्स्ट टर्म होगा. और 28 कौन सा होगा? फोर्थ टर्म्स होगा. ठीक है. क्योंकि बीच वाले ये दोनों वैल्यू को क्या बोलते हैं? मीन टर्म्स बोलते हैं. अब इसमें क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स मतलब B into D is equal to प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स. इंटरनल टर्म्स से कॉल C into C से C स्क्वायर. क्लियर? C स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 28. ये कितना हो जाएगा? कर लीजिए. 7 into 28 इज इक्वल टू 196.
नाउ c इज इक्वल टू अंडर रूट 196 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर दीजिए। नाउ रिजल्ट इज बिकम्स 40। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चन जरूर हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये छोटे क्वेश्चन जरूर है, मगर ये छोटे क्वेश्चन को आपको सीखना जरूरी है, तब जाके आपसे बड़े क्वेश्चंस बनेंगे, इसलिए मैं छोटे क्वेश्चंस को ज्यादा बता रहा हूं पहले। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 26 एंड 24। 26 नहीं, 16 एंड 24 का आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल इसमें कौन सा है, फर्स्ट आपके लिए बी, सेकेंड सी और थर्ड, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में डेफिनेशन में 3 टर्म्स होते हैं, एक बी हो गया, सी 2 टाइम्स है, क्लियर, और ये डी। तो आपके पास फिर से क्या हो जाएगा, B is to C proportionate C is to D। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का यही थ्योरी है। अब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अब आपको यह बताना है कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है और फोर्थ टर्म क्या है। थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालने के लिए बोल रहा है। थर्ड निकालने, चलिए इसको हटा देता हूं, अपने पास जो टर्म लेते हैं ए बी सी डी लेते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, और कंटिन्यूड रेशियो में किस फॉर्म में हो जाएगा, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में B is to C proportionate C is to D। थर्ड निकालने के लिए बोल रहा है, दैट मीन्स ये कौन सा है, सेकेंड है। ठीक है, ये थर्ड निकालने को आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, थर्ड मतलब D आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। दिस इज, देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है, but in case of continued proportion this is first, C is the second or D is the third, that means 16 is to 24 proportionate 24 is to D। ठीक है, फिर according to theory product of external terms say 16 into D is equal to इंटरनल टर्म्स। ठीक है, इंटरनल टर्म से 24 into 24। नाउ D is equal to 24 into 24 divided by 16। कैलकुलेट कर दीजिए, 4 6 4 दैट मीन्स D 6 into 6 are equals to 36। थर्ड प्रोपोर्शनल इज 36। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है, द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज 2 3 6। लास्ट 3 टर्म्स, अगर एग्जांपल ले ले, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट 3 ए बी सी डी, लास्ट 3 टर्म्स ये 2 है, उसके बाद ये 3 है और ये 6 है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट टर्म आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले राइट इन फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, A is to B प्रोपोर्शनेट C is to D। क्योंकि फर्स्ट टर्म आपको मालूम नहीं है तो A को A रहने दीजिए, 2 प्रोपोर्शनेट 3 is to 6। क्लियर, अब आपको करना क्या है, एक्सटर्नल टर्म 6A is equal to 2 into 3। Now 6A is equal to 6. Now A are equals to 6 by 6 say called 1. That means first term is 1। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है
व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 48, 36 एंड 4 मीटर। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इफ 2x8 r इज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द x। फिर से एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 2x और 8, 2x और 8 दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बता रहा है इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये जो है किसके फॉर्म में आपको लिखना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c और इसको मान लीजिए d। क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें जो थर्ड टर्म्स होता है वो 2 बार रिपीट होता है। बार बार देखिए यहां लिखा हुआ है 3 टर्म्स b, c एंड d, ठीक है, मगर c कितने बार रिपीट होता है, 2 बार। क्लियर है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मैंने इसलिए डेफिनेशन आपको बताया था कि किसी भी रेशियो में जो सेकंड और थर्ड क्वांटिटी होती है वो इक्वल होती है थर्ड और फोर्थ के। ठीक, चलिए आइए, तो ये क्या हो जाएगा, b:c प्रोपोर्शनेट c:d। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2:x प्रोपोर्शनेट x:8। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स 8 into 2 16 is equal to प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स। मीन टर्म्स से एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स आर इक्वल टू अंडर 16 नाउ इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, ए बी सी 3 लोगों का जो सैलरी मेंशन किया हुआ है और वो किस फॉर्म में है, वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में है तो ये मैं इस तरीके से छोड़ देता हूं। ठीक, ए बी और सी दिया हुआ है, ए बी और सी, ए बी और सी दिया हुआ है। ठीक है, इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखेंगे, फर्स्ट ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। तो सेकेंड और फोर्थ एक एक बार आते हैं और थर्ड टर्म जो होता है 2 बार रिपीट होता है। क्लियर, तो आपके लिए हो जाएगा A:B प्रोपोर्शनेट B:C। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ सिंगल सिंगल आते हैं और जो थर्ड होता है वो 2 टाइम्स रिपीट होता है। ठीक, अब आपको बता रहा है द सैलरी ऑफ ए इज 360। द सैलरी ऑफ ए इज 360। ए की सैलरी कितनी है, 360 है। एंड द सैलरी ऑफ सी इज 490। एंड द सैलरी ऑफ सी इज 490। फाइंड द सैलरी ऑफ बी। फाइंड द सैलरी ऑफ बी। बस ये वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। ए की सैलरी कितनी है, 360 इस टू बी की आपको फाइंड करनी है, बी और सी की सैलरी 490। फिर से अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन 360 इंटू 490 प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म्स और इंटरनल टर्म्स। कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए, b इज इक्वल टू अंडर रूट 360 इंटू 490। नाउ b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 इंटू 490, देयरफॉर अंडर रूट 1,76,400। अंडर रूट कैलकुलेट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 420। दैट मीन्स सैलरी ऑफ b इज ₹420। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द मंथली रेंट ऑफ 3 शॉप। 3 दुकानें हैं, उनका किराया दिया हुआ है, वो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इफ द रेंट ऑफ फर्स्ट शॉप इज 200, पहले शॉप का किराया कितना है, 200 है और सेकंड का 100 है। ठीक,
3 शॉप दिए हुए हैं, सेम इसी तरीके से लिख लीजिए। फर्स्ट ए, बी और सी। फर्स्ट शॉप का रेंट कितना दिया हुआ है? 200 दिया है। सेकेंड का कितना दिया हुआ है? 100 रुपीज दिया हुआ है। सी का रेंट आपको क्या करना है? डिफाइन करना है। रेंट डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको इसको क्या करना होगा? कंटिन्यूड रेशियो के फॉर्म में लिखना होगा। तो कंटिन्यूड रेशियो के फॉर्म में क्या हो जाएगा? A/B प्रोपोर्शनेट B/C। ठीक है। ए का रेंट कितना है? 200 रुपए है, 200 मेंशन कर दीजिए। बी का कितना है? 100 प्रोपोर्शनेट 100/C। सी का आपको मालूम नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स 200 into C is equal to product of internal terms. Say C is equal to 100 into 100 divided by 200. 100 2 जा और 250. Now C is equal to 50. That means थर्ड जो शॉप है उसका रेंट कितना है? 50 रुपए। ठीक है। चलिए आज के क्लास का हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द सैलरी ऑफ ए इज इन द रेशियो टू बी एज दैट ऑफ बी इज टू दैट ऑफ सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। द सैलरी ऑफ ए इज इन प्रोपोर्शन टू सैलरी ऑफ बी एज दैट ऑफ बी इज टू दैट ऑफ सी। द सैलरी ऑफ ए एंड सी is 160 and 250 रिस्पेक्टिवली। तो बी की सैलरी कितनी होगी? ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, ये कितने लोगों को समझ में आया, सिर्फ आपको ये बताना है। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका क्वेश्चन बन गया। कितने लोग हैं? ए, बी और सी, 3 लोग हैं। ए की सैलरी के बारे में बता रहा है आपको। ए की सैलरी दी हुई है 160। The salary of A is 160 and the salary of B is 250. ठीक है। To find out the salary of B। ठीक। अब इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर आपको लिखना है तो ये फिर से अगेन A/B प्रोपोर्शनेट B/C। ठीक है। सैलरी ऑफ ए इज 160। बी की सैलरी आपको मालूम नहीं है, बी रहने दीजिए। बी की सैलरी बी एंड सी की सैलरी कितनी है? 250। अगेन अकॉर्डिंग टू थ्योरी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म्स से 160 इंटू 250 इज इक्वल टू क्या होगा? ये क्या है? बीबी इंटरनल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल टर्म्स से b इंटू बी। से b स्क्वायर इज इक्वल टू 160 इंटू 250। नाउ b इज इक्वल टू 160 इंटू 250। ठीक। इसको सॉल्व कर दीजिए। 160 इंटू 250 ये आपके पास आ गया अंडर रूट 40,000। रूट कैलकुलेट कर दीजिए। द सैलरी ऑफ बी इज ₹200। तो आज की क्लास को हम लोग यही एंड करेंगे। अगेन आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। ओके, थैंक यू।